सुविधा सुलभ कराने की दिशा में 19.47 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम सब लोगों का भोजन है। वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। यूपी में योगी शासन पार्ट 2 का आज बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के जरिए सदन में प्रस्तुत किए गए 6,15,000 करोड़ के इस बजट को लोगों की जन आकांक्षाओं का प्रतीक बताया जा रहा है। बजट में राज्य की उन्नति के लिए हर पक्ष पर ध्यान रखा गया है और वहीं दूसरी तरफ सपा ने तंज कसा है कि यह बजट नहीं बंटवारा है। इसी पर आज की चर्चा करेंगे। तो यूपी सरकार का 6,15,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है। यूपी सरकार ने बजट पेश किया, एक तरीके से मेगा बजट इसको बताया जा रहा है। मेगा बजट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। 14 मेडिकल कॉलेज को 2100 करोड़ रुपए की सौगात के तौर पर बताया जा रहा है। वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए। सड़क एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो सड़क एक्सप्रेसवे परियोजना को रफ्तार देने की बात कही गई है और इसकी कोशिश और ज्यादा तेज की जाएगी। संकल्प पत्र की 97 घोषणाओं को शामिल किया गया है। जो योगी सरकार का संकल्प पत्र था, सरकार बनने से पहले संकल्प पत्र दिया गया था, उसमें जो घोषणाएं की गई थी उनमें से 97 घोषणाओं को शामिल किया गया है। गेहूं धान खरीद के लिए जिस तरीके का बजट पेश किया गया है उससे लग ये रहा है कि हर वर्ग को साधने की कोशिश पूरी तरीके से की गई है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 201 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है। 4.5 करोड़ परिवारों को रोजगार देने का लक्ष्य, यानी महिलाएं हो, युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, हर वर्ग को साधने की कोशिश योगी सरकार ने अपने दूसरी सरकार के पहले बजट में की है। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। डॉक्टर कौशल मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। राम प्रताप सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमाली द्विवेदी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत सुनील जी आप ही से करते हुए, योगी सरकार पार्ट 2 का पहला बजट, राज्य सरकार किस बात पर जोर दे रही है आपके हिसाब से, क्या कुछ खास है? क्योंकि जिस तरीके का बजट है उससे लग ये रहा है कि लगभग हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की गई है, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो या फिर बुजुर्ग हो, किसान हो। बिल्कुल ठीक कहा जी, कि सारे वर्गों को। बहुत स्वागत है आपका। अंशुमाली द्विवेदी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एक्सपर्ट। इस बात को लेकर के कि जो वायदे उन्होंने चुनाव से पहले किए थे, जी जी, सुनील जी अपनी बात पूरी करिए आप। सुनील जी अपनी बात पूरी करिए, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करिए आप। जी जी आ रही है काजल आवाज? जी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करिए आप। जी 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 तो वही मैं काजल कह रहा हूँ कि बिल्कुल सारे वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा मध्यम परिवार को और राहत देने की आवश्यकता थी कि जिस तरीके से कोरोना काल में भी आपने गरीबी रेखा से नीचे के सारे वर्ग को राहत दी, लेकिन उस समय भी मध्यम परिवार को किनारे रखा गया। और आज की स्थिति में आप देखेंगे कि लगभग जितनी भी नौकरियां गई हैं कोरोना काल के बाद, और बहुत सारा ऐसा वर्ग है जहाँ आधी सैलरी पर भी लोग नौकरी कर रहे हैं। और दूसरा महंगाई की मार थी, ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि मध्यम को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए और राहत हो सकती थी। लेकिन 2024 को टारगेट रखा गया है, ये बजट बिल्कुल स्पष्ट बताता है, क्योंकि चुनाव से पहले जो भी वायदे किए गए थे, लगभग सारे वायदों को मैं मानूंगा कि 20-30 वायदे और छूट रहे हैं उसमें। 98 के आसपास वायदे लगभग पूरे किए हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस बजट में भी 5 साल का टारगेट रखा गया है। हम सब जानते हैं कि 1 साल के लिए बजट है, तो चीजें सारी ऐसी होती कि जहां एक साल के बजट को लेकर के सारी स्थिति देखी जा सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को ध्यान में रखे केवल 2024 के चुनाव को देखते हुए सारे बजट की तैयारी की गई, सारे बजट को रखा गया। लेकिन
मैं मानता हूं कि जो विपक्ष ने भी आरोप लगाए हैं, विपक्ष ने जो राजनीति की है कि बंटवारे का काम जो होना चाहिए था, जो बंटवारा है, ये बजट नहीं बंटवारा है। अखिलेश जी इसलिए इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान तमाम ऐसी योजनाएं थी जिनका शिलान्यास किया गया। क्या उन योजनाओं के लिए कुछ रखा गया? जैसे बजट में बताया जा रहा था कि लगभग 1,25,000 करोड़ के आसपास के बजट की और जरूरत पड़ेगी। क्या उस बजट को भी इसमें नहीं रखा गया? जहां पिछले बजट में जब दिसंबर में अनुपूरक बजट पारित हुआ था, तो उसमें एक रिपोर्ट आई थी कि 90,000 करोड़ के आसपास यूपीएसएल घाटे में है। वहां भरपाई की कोई इसमें बातें नहीं कही गई हैं। और दूसरी चीज का जहां नलकूप को लेकर के कहा गया कि नलकूप को लेकर के जो किसानों को बिजली फ्री दी जाएगी, ये सरकार की ही कार्य योजना थी कि लगभग 1800 करोड़ का उस पर भार पड़ेगा, लेकिन उस पर 800 करोड़ रखा गया है, 1000 करोड़ माइनस किया गया है। तो क्या उसमें ऐसे सवाल उठते हैं, क्या उसमें भी कुछ किसानों की छटनी होगी क्या, कि जहां जो उन्होंने तय सीमा किसानों के लिए बना रखी थी, उसके हिसाब से ही अभी जहां मेरी किसी सीनियर आईएएस से बात हुई थी, उन्होंने कहा लगभग 1800 से 2000 करोड़ के आसपास का बजट चाहिएगा, लेकिन 800 करोड़ के आसपास का बजट रखा है। तो लगभग कहीं ना कहीं किसानों के बीच में भी एक रेखा खींचने का काम सरकार ने किया है। दूसरा जो पेंशन के लिए किया है कि पेंशन को बढ़ोतरी जो की है वो केवल और केवल चुनावी वायदा था। जहां लैपटॉप की बात की गई है, जहां स्मार्टफोन की बात की गई है, जहां सुमंगलम योजना जो है बच्चियों की शादी के लिए जहां राशि बढ़ाई गई है, वो लगभग मुझे लगता है कि चुनाव से पहले जो भी वायदे किए गए थे उन वायदों को पूरा करने का प्रयास किया गया। ठीक है, हमारे साथ जी बिल्कुल आऊंगी मैं आपके पास। हमारे साथ इस समय कौशल मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। कौशल जी, आज का जो बजट है, आपके हिसाब से जो खास बातें हैं, जो बड़ी बड़ी बातें हैं, क्या हैं वो? क्योंकि सब लोगों का यही कहना है कि लोक लुभावन है, लगभग हर वर्ग को साधने की कोशिश इस बजट के जरिए की गई है। कौशल मिश्रा जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? कौशल मिश्रा जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अंशुमाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुमाली जी, क्योंकि फाइनेंस एक्सपर्ट हैं आप, और जिस तरीके से हर वर्ग के लिए जितना बजट रखा गया है, क्या वो उतना पूरा हो पाएगा या फिर बीच में कुछ गड़बड़ियां आ सकती हैं? आपका क्या मानना है? काजल जी नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कहूँगा काफ़ी दूरगामी बजट है, और जैसा कि कहा जा रहा है कि 2024 को देखते हुए रखा जा रहा है ये बजट, मगर 2027 को भी देखते हुए ये बजट रखा गया है मेरे हिसाब से। क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंसेस जो हैं या जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो खर्चे होने हैं, उनका पॉइंट वाइज खर्चा अनुमानित करके फ्रैक्शंस में, ये नहीं कि सारा 1800 करोड़ अगर कोई बोल रहा है कि एक ही साल में खर्चा हो जाएगा, नहीं, उतना हो ही नहीं पाएगा खर्चा, आप अनाउंस कुछ भी कर दें। मगर आप देखेंगे परियोजनाएं जैसे कि आगरा मेट्रो है या कानपुर मेट्रो है, उनके लिए अच्छा खासा चंक अभी से ही खर्चा करने का उन्होंने प्लान बना लिया। गोरखपुर मेट्रो है, उसके लिए भी 100 करोड़ का एक अनाउंसमेंट कर दिया। और ये सब आपको अगले 5 साल तक ये परियोजनाएं बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगी, और सिर्फ 24 ही नहीं, 27 तक ये इम्पैक्ट करेंगी लोगों को, और उसी हिसाब से हमारे ख्याल से चुनाव को भी इम्पैक्ट करने का सरकार का रहा होगा इसमें अंदाज़ा। और यदि आप देखें छोटे छोटे बिंदु, मेडिकल कॉलेजेस जिनकी कमी है उत्तर प्रदेश में, नर्सिंग कॉलेजेस, उनके लिए भी प्रावधान किया गया है, कृषि में अच्छा खासा प्रावधान किया गया है, और जो एक प्रधानमंत्री कुसुम योजना होती थी जो थोड़ी ठंडी पड़ गई थी, जिसमें सोलर पंप्स लगाए जाते हैं, उसके लिए 15,000 सोलर पंप्स का भी प्रावधान किया गया है। तो उस हिसाब से काफ़ी बैलेंस्ड बजट है। हाँ, हमेशा कमियां रही जाती हैं, क्योंकि ये 6.25 लाख करोड़ का लगभग बजट है, 6,15,000 करोड़ का बजट है, और इसमें सरकार को तब भी डेफिसिट पड़ रहा है लगभग 4% का। तो छोटा मोटा ना ये बजट है, अच्छे खासे बड़े जो देश होते हैं उनका राष्ट्रीय बजट इस पैमाने का नहीं होता है, कई बिंदु छूट जाएंगे, मगर ये ऐसा देख के लगता है कि काफ़ी प्लान्ड बजट है, और ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वाला बजट है, शॉर्ट टर्म वाला बजट नहीं है। इसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश को अगले 5 सालों तक देखने को मिलता रहेगा। लंबे समय तक इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। मैं मतलब आगे दूरगामी बजट जिस तरीके का आप बता रहे हैं। कौशल मिश्रा जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? कौशल मिश्रा जी,
बजट को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि दूरगामी बजट इसको बताया जा रहा है, आपके हिसाब से क्या है? लगता है वो जुड़ नहीं पा रहे हैं हमारे साथ इस समय, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। सुनील जी, दोबारा से आप ही का रुख करूंगी, क्योंकि दूरगामी बजट इसको जिस तरीके से बताया जा रहा है, चाहे वो मेट्रो की बात हो, गोरखपुर मेट्रो की बात हो, या फिर वाराणसी में मेट्रो की बात हो, एक तरीके से देखा जाए तो जो गांव हैं उनमें विकास की बात कही जा रही है, या फिर शहरों को और ज़्यादा विकसित करने की बात की जा रही है। और दूरगामी बजट जिस तरीके का हर कोई इसको बता ही रहा है, उसी पर फोकस किया गया है। आपके हिसाब से क्या? देखो, एक भाजपा की जहां जहां सरकारें रहती हैं या केंद्र की भी आप बात करें जी, तो निश्चित तौर से सारे वर्ग का ध्यान रखा जाता है। ये बिल्कुल बजटों में भी दिखाई देता है, घोषणाओं में भी दिखाई देता है, और जिस तरीके से मैनेजमेंट की जो व्यवस्थाएं हैं, हाँ, चाहे वो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के हो, चाहे सीटों के बंटवारों को लेकर हो, चाहे राज्यसभा सीटों की बात हो, चाहे विधानसभा सीटों की बात हो, जी, सब में दिखता है कि हम अगले चुनाव की तैयारी उसमें दिखती है। और ये बिल्कुल प्रयास किया जाता है कि जब अगली बार हम जनता के बीच जाएं तो कुछ ऐसी चीजें न रह जाएं जिससे कि सवाल खड़े हो। तो उस तौर से तो आप कह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा उसमें जैसे मध्यम परिवार की बात जो बात कही जा रही है, जैसे 4 लाख नौकरियों की आप बात कर रहे हैं, 4 लाख नौकरी 5 साल में देंगे, लगभग 7.5 लाख नौकरियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं। 2000 मायावती जी की सरकार थी, उसके बाद अखिलेश जी की आ गई, 5 साल आपकी सरकार रह गई। हाई कोर्ट बार बार उन पे चाबुक चलाने का प्रयास करता है। 2017 में हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था अनुदेशकों को लेकर के 17,000 रुपए की सैलरी होगी, आप 7,000 रुपए सैलरी ले रहे हैं। अभी भी हाई कोर्ट ने कहा कि आप बजट क्यों नहीं दे पा रहे हैं? तो कहाँ गया बजट? जब केंद्र और स्टेट की दोनों सरकारों का बजट 40 का रेशियो होता है, तो पिछली बार बजट में जो आपने किया था वो पैसा कहाँ चला गया? दूसरी चौकीदार की हम बात करेंगे, जहां चौकीदार 17,000 के आसपास इस प्रदेश में है, 2,500 रुपए के आसपास उन चौकीदार को मिलते हैं। कौन सा परिवार है जो 2,500 रुपए में अपना घर का खर्चा चला लेगा? पढ़ाई छोड़ दीजिए बच्चों की, कपड़े छोड़ दीजिए, रसोई का घर का खर्चा नहीं चल सकता 2,500 रुपए में। वो भी सारे लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं कह रहा हूँ, जो एक ऐसे परिवार हैं जहां मैं कहूंगा गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर है और बीच के लोग हैं, उनका मुझे लगता है कि इस बजट में विशेष ध्यान नहीं रखा गया। जो योजनाएं, विकास की योजना है, जो कार्यस्पर्धी योजना है, उन पर तो आपने बिल्कुल ठीक से जो योजना ला सकते थे उन पर काम किया है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि उन परिवारों पर भी आप इस बजट में ध्यान रखते तो एक अलग संदेश आता। ठीक है अंशुमाली जी, पहला जो बजट था वो भी हम सब ने देखा, इस बार का जो बजट है वो भी हम सब ने देखा है। आपके हिसाब से इस बार के बजट में नया क्या है, या फिर जो पिछला बजट था उसमें की कौन सी चीजें हैं जो कि इसमें छूट गई हैं, या फिर इसमें होनी चाहिए थी, उनको आगे बढ़ाना चाहिए था? देखिए, इस बजट में जैसा कि डॉक्टर कौशिक भी बोल रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा है। हाँ, जो मध्यम वर्ग को चोट लगी थी कोरोना काल में, उस पर थोड़ा अगर और फोकस रहता, क्योंकि इसमें जो हमारे ख्याल से अजम्पशन है कि ट्रिकल डाउन का अजम्पशन है जी, कि सरकार बड़ी परियोजनाओं पे खर्चा करेगी जी, और उसके बाद उसका ट्रिकल डाउन धीरे धीरे करके मध्यम वर्ग तक पहुंचेगा, क्योंकि जब बड़े कंस्ट्रक्शंस होते हैं, बड़े एक्सप्रेसवेज पे भी इनका फोकस है, गोरखपुर में भी बाईपास बन रहा है, चिड़ियाघर पे भी 50 करोड़ का खर्चा है। तो उस तरह से बड़े खर्चे करके ट्रिकल डाउन का अजम्पशन है इसमें। तो इसमें इमीडिएट रिलीफ मिडिल क्लास को हो सकता है मिलने में थोड़ा टाइम लगे, और उस पर थोड़ा फोकस किया जा सकता था, हो सकता है। हाँ, कुछ बिंदु ऐसे भी हैं जैसे एजुकेशन जी, एजुकेशन पे फोकस है, और आगे जनरेशन्स को देखते हुए तो उससे भी देख के लगता है कि दूरगामी है, मगर मिडिल क्लास छूट जा रहा है। मगर अगर आप एक बिंदु देखेंगे, बड़ा मजेदार बिंदु हमको दिखाई पड़ा, मदरसा एजुकेशन, और लगभग 500 करोड़ रुपए सरकार प्रोविजन कर रही है मदरसों को सुधार करने में, या मदरसों में फंडिंग करके वहाँ के एजुकेशन सिस्टम्स को भी ठीक करने में। तो उससे जो माइनॉरिटी संवर्ग है उनके ऊपर भी फर्क पड़ेगा जी, और प्रोविजंस किए गए हैं। हाँ, कई चीज़ें छूटी हैं, और जैसे एफपीओज की भी बात होती रही है कि जैसे इन्होंने कृषि के ऊपर खर्चे करने की बात की, चीनी मिलों को भी अपग्रेड के लिए प्रोविजन किए गए हैं, बट वो प्रोविजन 20 करोड़ 25 करोड़ पर चीनी मिल हो सकता है पूरे ना पड़े उन चीनी मिलों पे। और एफपीओज की बात करते रहे हैं विभिन्न लेवल्स पे सरकार, दिल्ली पे भी बात की गई और लखनऊ लेवल पे भी बात की गई है एफपीओज की, और उसके लिए भी
हमें ख्याल से कुछ खास प्रोविजंस नहीं हुए। पुराने जो कोऑपरेटिव्स होते थे उनके लिए 200 करोड़ रख दिया गया, हाँ। मगर एफपीओज जो कोऑपरेटिव्स का रिप्लेसमेंट रहेंगे ग्रास रूट लेवल पे, उनके लिए भी अगर प्रोविजनिंग हो जाती तो अच्छा रहता। अंशुमाली जी, मेगा रोजगार के तौर पर देखा जा सकता है इसको? मेगा रोजगार के तौर पे एकदम देखा जा सकता है, हाँ। स्पेशली सरकारी खर्च के बेसिस पे। जी। प्राइवेट सेक्टर के खर्च के बेसिस पे हमारे ख्याल से अजम्पशन है, क्योंकि सरकार उम्मीद कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर 40,000 करोड़ रुपए तक निवेश करेगा। उस निवेश से जो नौकरियां आएंगी तो काफ़ी असम्पशंस है उसमें, और अप्रूवल प्रोसेसेस कई बार क्योंकि सरकार अनाउंसमेंट करती है तो हो जाता है, मगर जब सरकारी बाबू उसमें फाइल धीरे धीरे चलाते हैं तो वो चीज़ें स्लो हो जाती हैं। ठीक है सुनील जी, किसानों का जो मुद्दा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर दिल्ली तक उसको ले लेते हैं, किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा किसानों का मुद्दा हो जाता है, और इस बजट में हम देख रहे हैं कि उनको भी लुभाने की कोशिश की गई है। आपके मुताबिक जो इस बजट में किसानों को दिया गया है, उनके लिए घोषणाएं की गई हैं, क्या उससे किसान संतुष्ट होंगे? क्योंकि इस बीच में 1 या 2 साल के बीच का हम अगर देख लें तो बहुत कुछ हुआ है किसानों को लेकर खासकर। देखो काजल, मैंने अभी आपको बताया कि जिन किसानों को, छोटे किसानों को बिजली फ्री देने की बात जो घोषणा पत्र में कही थी, और जो मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो एक कह सकते हैं कि जो प्रपोजल तैयार हुआ था, हाँ। उसमें उस विभाग के अधिकारियों ने माना था कि 1800 से 2000 करोड़ के आसपास का खर्चा है, लेकिन यहाँ 800 करोड़ का दिया गया है। तो निश्चित तौर से मानिए कि उनको कोई सीमाएं, कोई एक रेखाएं खींचने का काम उस सरकार ने जरूर किया होगा कि 1800 से 800 करोड़ रुपए का देना है, तो लगभग मैं मानता हूँ कि 1000 से 1200 करोड़ का उसमें कटौती की गई है। तो वो वही किसान है, छोटे किसान है जो ट्यूबवेल के माध्यम से पानी सिंचाई वगैरह अपनी खेती करते हैं। दूसरी बात आप कहेंगे कि जो फल और आलू, टमाटर, जो सब्जियों को लेकर के कहा गया था कि इस पे भी हम एमएसपी लेकर के आएंगे, जो घोषणा पत्र में था, तो उसके लिए कोई बजट की बहुत ज्यादा इसमें देने की बात नहीं कही गई। दूसरा, बार बार चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि गन्ना का भुगतान हम 7 दिन में करेंगे। उस पर भी ऐसा कोई सीमा तय नहीं की गई है कि एक स्पेशली बजट दिया गया हो कि हम 7 दिन में उनका भुगतान करेंगे। स्पेशल अलग से दिया गया है, वो अलग बात है। दूसरी बात, तमाम किसानों की ये समस्याएं थी खाद को लेकर के, बीज को लेकर के, जो महंगाई विश्व स्तर पर बढ़ रही है, और जो यूरिया को लेकर के और जो डाई को लेकर के जो बार बार मांग की जा रही थी कि जो पहले 50 किलो का था 45 किलो का कर दिया, और रेट भी आपने 1500 के आसपास कर दिया। उस पे आपने तो ये कह दिया कि पिछली बार तो हमने लगभग 90,000 मीट्रिक टन का दिया था, अब 1,19,000 मीट्रिक टन का हम करेंगे, लेकिन रेट के लिए आपने कोई राहत देने का उसमें क्या सब्सिडी हम बढ़ाएंगे कि नहीं? ठीक है, कौशल मिश्रा जी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। कौशल मिश्रा जी, हमारे पास जो इस समय साथ में मेहमान बैठे हुए हैं, उनके भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं, और बजट को हालांकि सब लोग अच्छा बता रहे हैं, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म बजट बताया जा रहा है। आपके हिसाब से क्या आपका रिएक्शन? क्योंकि पहला बजट है सरकार पार्ट 2 का। मैडम, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, मैं सवाल ही नहीं सुन पा रहा हूँ, और मैं सामने वालों ने क्या बोला वो भी नहीं सुन पाया। ठीक है, मैं एक आसान सा सवाल कौशल मिश्रा जी पूछती हूँ। जो योगी सरकार का बजट है, कैसे आप इसको देखते हैं? खास बातें आपके हिसाब से क्या हैं? प्राथमिकताएं क्या क्या रखी गई हैं आपके हिसाब से? देखिए, मैंने अभी जो सुना थोड़ा बहुत, मेरे दोस्त कोई है, मैं अभी सुन नहीं पाया, तो मुझे नहीं मालूम कौन दोस्त था मेरे। ठीक। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि गन्ने के भुगतान में उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 है। 1,72,745 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड गन्ने का भुगतान किया गया है, जो अभी तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसी गन्ने से दूसरी बात मान लेते हैं तो जो एथेनॉल का उत्पादन है, उसमें 2021 में ये 43 करोड़ लीटर से बढ़कर के 107 करोड़ लीटर हो गया है। और जो एमएसपी प्राइस की बात हो रही है, मैं बता देना चाहता हूं, 2017-18 में से लेकर के 21-22 की अवधि में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद थी, वो जो थी 219 लाख मीट्रिक टन थी, जो अभी बढ़कर के 40,159 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ जा चुका है। इतना बड़ा। इसके अलावा गेहूं के अलावा अगर एमएसपी पे धान की खरीद देखी जाए तो ये 280 लाख मीट्रिक टन धान का कुल खरीद करते हुए करीब 42,990,000 किसानों को समर्थन मूल्य से खरीदा गया है। और ये वो चीजें हैं जिसमें उत्तर प्रदेश पुराने आंकड़ों से बहुत आगे है। हाँ, लगभग डबल के बराबर है। इसके अलावा
उत्तर प्रदेश पूरे भारत का एक ऐसा प्रदेश है जहां पे 5 एक्सप्रेसवे हैं, 5 एयरपोर्ट हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा उत्तर प्रदेश एक बीमारू स्टेट से उठ करके एक उत्तम प्रदेश की राह पे चल पड़ा है। आज उत्तर प्रदेश में को जो बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप समझिए नीचे से आकर के दूसरे नंबर पे आ चुका है। और इस बजट का ये विजन है कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका था कि 2024 के बाद वो भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे। उस ट्रिलियन इकोनॉमी में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बजट को लेके आए हैं। जी जी जी, विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ कमियां बताएंगे। और लास्ट रिएक्शन और आपका चाहिए एक, और मेरा आपसे सवाल होगा क्योंकि समय भी कम है। ये बजट नहीं बंटवारा है, आपका रिएक्शन अखिलेश यादव का बयान। कहीं तो कहा जब बजट नहीं बंटवारा, बिल्कुल जो हमें बजट में पैसे मिलते हैं प्रदेश को वो हम गरीबों में बांट रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। गरीबों का पैसा है, गरीबों में बंट रहा है। जो इसका लाभार्थी है, आपने देखा उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लाभार्थी योजना चली, 15 करोड़ लोगों को लाभार्थी बने, जिसमें मुफ्त अनाज से लेकर के मुफ्त तेल, नमक, आयोडाइज ऑयल, चना, गुड़ सब दिया जा रहा है। इसके अलावा बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा अकाउंट खोले गए हैं, सबसे ज्यादा वन नेशन वन राशन कार्ड के थ्रू सबसे ज्यादा राशन कार्ड उत्तर प्रदेश में बने, और यहाँ के लोगों को बाहर जाकर के फैसिलिटी मिली, और बाहर के लोगों को करीब 12 लाख से ज्यादा लोगों को हम फैसिलिटी दे चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं और विपक्ष अपना काम कर रहा है। विपक्ष का काम है कमियां बताना, अपना काम करिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो यूपी जैसे बड़े राज्य में लोगों की अपेक्षाएं कई तरह की होती हैं। एक जिम्मेदार सरकार को 23 करोड़ से ज्यादा लोगों का ध्यान रखना होता है। बजट एक तरह से सरकार की नियत और कार्य की दिशा को भी इंगित करता है, लेकिन विपक्ष फिर भी निशाना साध रहा है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव का कहना है कि यह बजट नहीं बंटवारा है। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। जिनके अपने पद हों, उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने की दिशा में 19.47 लाख क्विंटल खाद्यान्न का मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम सब लोगों का भोजन है।